सबसे पहले हम रिसर्च का मीनिंग देख लेते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं रिसर्च की, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड मेथडोलॉजिकल methodological investigation and analysis of subject or problem using scientific or other methods to collect or interpret data and information। systematic way होता है, मेथडिकल इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी भी फिनोमिना को लेके, जिसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं साइंटिफिक मेथड या कोई और मेथड, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये एक जनरल सी डेफिनेशन है। अगर आप अब अगर हम देखें किसी खास उसकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो रिसर्च का क्या होगा? मीनिंग ऑफ द रिसर्च एज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी खास चीज के बारे में केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करना और नए फैक्ट्स एंड फिगर्स को तलाश करना, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। उसके बाद रेडमैन एंड मॉरी ने डेफिनेशन दिया रिसर्च एज अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट्स एंड न्यू फिगर्स को जब डिस्कवर करते हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। इनफैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ये एक डेफिनेशन इन्होंने दी है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, यानी कि इसके अंदर उन्होंने सारे प्रोसेस भी बता दिया है। क्लिफर्ड ने ये डेफिनेशन दी है। कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाते हो और सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। कलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग डाटा। आप कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको इवेलुएट करते हो। मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन। उसमें से फिर आप डिडक्ट करते हो चीजों को, फिर आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमिन वेदर दे फिट द फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर आप लास्ट में उन रिसर्च को क्या करते हो, कंक्लूजन्स को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, टेस्ट करते हो, और फिर ये नतीजा निकालते हो कि वो आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है या नहीं। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। द गोल ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। न्यू नॉलेज को देखना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करना, एंड प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड आंसर्स टू क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स। किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन का एविडेंस बेस्ड आंसर करना, वो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इसको कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स और इसके टाइप्स यूज की जाती हैं रिसर्च की, इसको करने के लिए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें आपको 19-20 किस्म की रिसर्चेस के बारे में हम बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च आर द डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज्ड टू कंडक्ट रिसर्च बेस्ड ऑन रिसर्च गोल्स। अच्छा, बहुत सारी आपको मेथड्स मिलते हैं या टेक्निक्स मिलती हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है या कौन सा तरीका यूज करना आपके गोल्स पर। ठीक है, कि आपका रिसर्च का पर्पज क्या है, उस पर्पज की बेस पे आप उन तमाम रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनमें से अपने आपके पर्पज के अकॉर्डिंग जो रिसर्च की टाइप होगी आप उसको उठा लेते हो और उसको यूज कर लेते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आर बेटर सुटेड फॉर सर्टेन स्टडीज। वो कहते हैं कि डिफरेंट स्टडीज के लिए डिफरेंट रिसर्च के टाइप्स आप यूज कर सकते हो। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिजाइनिंग रिसर्च इज टू डिटरमिन व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाट योर गोल्स आर। जब आप एक स्टडी करना चाह रहे होते हो तो वो पहला गोल आपका क्या होता है? डिजाइनिंग रिसर्च इज टू डिटरमिन व्हाट यू वांट टू स्टडी, क्या स्टडी करना चाहते हो और आपके गोल्स क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप अपना रिसर्च डिजाइन तय कर लेते हो, क्योंकि आपका यही गोल होता है ना। अगर आप रिसर्च का गोल या डिजाइन या उसकी टेक्निक या टाइप नहीं सिलेक्ट करते अकॉर्डिंग टू योर गोल, तो आपकी प्रोसेस ही नहीं आगे बढ़ता। क्योंकि आपको जो रिसर्च की टाइप होती है या इसका डिजाइन होता है ना रिसर्च का, वो आपको एक पूरा आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क दे रहा होता है A to Z। अगर आपने सर्वे रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया, सपोज कर लेते हैं, तो आपको फिर किसी कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप किसी कंफ्यूजन में जाओगे नहीं। आपको पता है कि मैंने सर्वे रिसर्च डिजाइन चूज किया है, तो वो सर्वे रिसर्च डिजाइन के अंदर ही सारा मेथड है या सारा फ्रेमवर्क है जो आपको बताएगा कि आपने आगे क्या क्या कैसे कैसे बढ़ना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये था, फॉर एग्जाम्पल यू मे सिंपली वांट टू लर्न मोर अबाउट अ टॉपिक। आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, और यू मे वांट टू ट्राई टू डिटरमिन हाउ अ न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट, कि कोई पॉलिसी कैसे अफेक्ट करेगी लोअर लेवल एम्प्लॉयज एट योर कंपनी। आप फिर इसके अकॉर्डिंग ही कहते हैं, ये दो टाइप की आपकी रिसर्च हो सकती है, इनके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो, रिसर्च की टाइप को सिलेक्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। अब देख लेते हैं एक एक करके इनको। फंडामेंटल रिसर्च या इसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च, इसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन नेम है इसके, तो तीनों को आपने जहन में रखना है, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, बेसिक रिसर्च होता क्या है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज बेसिक रिसर्च या व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च।
वो क्या था, इज डिजाइन टू हेल्प रिसर्चर बेटर अंडरस्टैंड सर्टेन फिनोमिना इन द वर्ल्ड, किसी खास चीज को समझना हो, नॉलेज में इजाफा करना हो, या आप कह सकते हैं फील्ड के अंदर आप चाहते हैं कि थेरीज और एक्सप्लेनेशंस को आप बयान कर सको या डेवलप कर सको, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ती है, बेसिक रिसर्च करनी पड़ती है। फंडामेंटल रिसर्च कुड इंक्लूड अ कंपनी स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स इफेक्ट प्रोडक्ट सेल्स। ये देखना होता है कि प्रोडक्ट की जो प्लेसमेंट है वो उसकी सेल पर क्या इफेक्ट डालती है, बस ये देखना है। या आपको थोड़ा सा और सिंपली मिसाल दे देता हूं कि एग्जाम की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है या नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम कैन डेवलप एंजाइटी। ठीक है, अब हमने ये देखना है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, सपोज कर लेते हैं कि यस, एग्जाम की वजह से बच्चों में एंजाइटी क्रिएट होती है, पैदा होती है, तो ये हमारे नॉलेज में इजाफा हो गया। हमने इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं गए, ठीक है, जस्ट हमने इल्म में इजाफा कर लिया कि यस, एग्जाम की वजह से बच्चों में एंजाइटी पैदा होती है, बस यहीं पर हम रुक जाएंगे। अच्छा, अब वो एंजाइटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, वो अलग चीज है, उसके लिए अलग आपको चीजों को करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक हमने किया कि जस्ट आपके इल्म में इजाफा हो गया, आपने पता चल गया आपको कि हाँ ये यहां पर ये इशू होता है। अच्छा, उसके बाद फिर अप्लाइड रिसर्च है। ये फिर क्या करेगी, आपने ये देखना होता है कोई प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आप फर्ज करें एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम ही ले लेते हैं कि एंग्जाइटी बच्चों में पैदा होती है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। फिर आप इस पर रिसर्च करते हो, जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसी बेस पर आप सॉल्यूशंस निकाल के उसको अप्लाई करते हो और अपने मतलूबा नताज ले लेते हो। अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, यानी कि आपने सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने होते हैं किसी खास प्रॉब्लम को लेकर और उनको अप्लाई कर देना होता है। अप्लाइड रिसर्च में इंक्लूड अ स्टडी ऑन वेज टू इंक्रीज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द क्लासरूम। आप कह सकते हैं कि वो जो अप्लाइड रिसर्च है ना, आप अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम के अंदर एक्टिव हो जाए, इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ जाए, तो उस बेस पे आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो इस चीज पर कि कैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जा सकती है। आप कह सकते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप फिर रिसर्च करते हो कि कॉन्फिडेंस बच्चों में क्यों नहीं है। ठीक है, जब क्यों नहीं है तो आप फिर उसके बाद ये चीज की तरफ जाते हो किस तरह पैदा किया जा सकता है, आप एक सोल्यूशन डिफाइन करते हो, निकालते हो और उस पर अप्लाई कर देते हो, दैट्स इट, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसके अंदर नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है आपके पास, सच एज ओपिनियन या लिटरेचर वगैरह, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, जिसके अंदर बेसिकली नाम से भी आपको साबित हो सकता है, जिसके अंदर सिर्फ आपको क्वालिटी मिले। समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि जिसके अंदर सिर्फ क्वालिटी मिल रही है, और क्वालिटी कभी भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं होती, नंबरों की फॉर्म में नहीं होती, वो जस्ट एक फील होती है, जस्ट एक लेबल होता है, अच्छा बुरा। ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव क्वालिटी बेसिकली क्वालिटी है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। तो जब आपको नॉन न्यूमेरिकल डेटा या नॉन न्यूमेरिकल रिसर्च करनी पड़े तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स कमेंट्स जब आप लेते हैं, ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज जब आप करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये क्वालिटेटिव का उलट होता है, यहां पर डेटा आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में मिलता है, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा मिलता है, नंबर्स की फॉर्म में डेटा मिलता है, जिसके अंदर यानी कि आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है, और आप उसकी बेस पे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर द रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपने देखना है कि स्लीप ड्यूरेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि ज्यादा सोना या सोने का जो टाइम है, कितनी देर कोई सोता है, उसका असर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या पड़ता है। इसका आप डेटा हासिल करोगे, उसको फिर आप न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में न्यूमेरिकल डेटा ड्रॉ कर इकट्ठा करते हो, फिर उसके आप कंक्लूजन निकालते हो न्यूमेरिकल की फॉर्म में या न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में बेसिकली। अच्छा, ये एक चीज याद रखनी है कि ये लाजमी नहीं है कि कोई चीज अगर क्वांटिटेटिव हो रही है तो वो क्वालिटेटिव नहीं हो सकती, कोई क्वालिटेटिव हो रही है तो वो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती। तो ये दोनों मतलब बेसिकली, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, यहां पर आपने रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बेसिकली रिसर्च के कॉन्सेप्ट। कि अगर आपको कोई पूछे कि हाँ जी आपको रिसर्च का कौन सी टाइप यूज करनी चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए आपके थीसिस के अंदर, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए आपके टॉपिक से रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड, तो आपको आंसर आना चाहिए।
मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कोई पूछ ले क्वालिटेटिव क्या होता है तो आप जल्दी से बता देंगे, क्वांटिटेटिव क्या होता है जल्दी से बता देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को इकट्ठा यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वालिटेटिव अगर एक रिसर्च हो रही है तो क्या उसको क्वांटिटेटिव में चेंज किया जा सकता है, ये आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्वांटिटेटिव अगर आप रिसर्च कर रहे हैं क्या हम उसको क्वालिटेटिव में चेंज कर सकते हैं, ये आंसर आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने, जस्ट रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद है मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च क्या होगी या मिक्स मेथड क्या होगा, जिसके अंदर आप दोनों ही मेथड यूज कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव भी यूज कर रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव भी यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर द रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट्स, यू टेक इंटरव्यूज एज क्वालिटेटिव अप्रोच। इसके लिए आप क्या करते हो, पहले इंटरव्यूज लेते हो, वो आपका हो गया क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, फिर आप उनको क्या करते हो, स्टैटिस्टिकली क्या कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो उस डेटे को। ठीक है, वो आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाएगी। तो आप दोनों को क्या करते हो, यूज कर लेते हो दोनों मेथड्स को, तो आपका मिक्स्ड मेथड रिसर्च हो जाती है। बिल्कुल। मिक्स में टॉपिक कैसे बनेगा, सिंपल मैंने बता दिया ना कि आप डेटा जो है क्वालिटेटिव फॉर्म में भी ले रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी ले रहे होते हो। ठीक है, दोनों फॉर्म में जब आप डेटा लेते हो तो वो आपका मिक्स मेथड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यार ये आप पूछ रहे हैं रहमत है आई थिंक आपका नाम। हाँ जी, रहमतुल्ला। यार इसमें पता क्या होता है, ये जो सैंपल सिलेक्ट करने इनका क्वेश्चन है कि हम सैंपल कितना सिलेक्ट कर सकते हैं या कितना सैंपल ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन पे। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा आपके जो आपने क्वेश्चनियर वगैरह होते हैं ना उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। और सैंपल सेलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनको आप यूज करते हो, उस मेथड को अप्लाई करते हो आप। सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि फॉर्मूलाज होते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के, उस फार्मूला के अंदर आप रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उस फार्मूले की वो पुट करते हो और फिर जो आंसर आता है उसी बेस पे आप सैंपल ले लेते हो। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसकी बेस पे आप क्या करते हो, सैंपल लेते हो। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज अ साइंटिफिक अप्रोच। ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से सैंपल ले लें, आपका दिल किया है चलो यार मैं 100 का ले लेता हूँ 100 काफी है, ये नहीं होता। आपने एक बकायदा आपके थीसिस के अंदर भी ये एक मेथड्स के अंदर आपने ये बताना होता है कि आपने सैंपल किस मेथड के थ्रू लिया है। ठीक है, फर्ज करें आपने लिया 120 का, तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि ये 120 मैंने क्यों लिया है, किस मेथड के अकॉर्डिंग ये 120 निकला था, तो आपने फिर 120 इकट्ठा किया है। ठीक है, ये आपने बताना होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Experimental research design is a scientific approach to investigate the effect of a particular intervention or treatment on a group of subjects under controlled condition। जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, इफेक्ट चेक कर रहे होते हो अपनी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। ठीक है, आप किसी जो है हमारा होता है वेरिएबल, उसको क्या कर रहे हो, तो कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल या मैनिपुलेट कर रहे हो, तो कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करूं तो फिर देखता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर आता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की आप मिसाल ले लेते हैं कि हाँ, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि एसी वाले कमरे में अगर किसी को बिठा दिया जाए तो उसके बॉडी टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आप फिर क्या करते हो, आपने फर्ज कर ले पहले आपने चला दिया 20 पे एसी। ठीक है, आपने 1 घंटा चलाई रखा, फिर उसका बॉडी टेम्परेचर आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको 18 पे ले आया एसी को, फिर चेक कर लिया, फिर आपने क्या किया, आप 16 पे ले आए, फिर चेक कर लिया। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी आपकी कि आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, उसका असर देख रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो चीजों को। ठीक है, वो रिसर्च जिसमें आपने एक्सप्लोर करना होता है कि कोई चीज कैसे हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यू मे कंसीडर व्हाट इफेक्ट ऑफ टिकटॉक यूज ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि टिकटॉक के यूज का जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, टिकटॉक का इफेक्ट क्या होता है, ये आपने एक्सप्लोर करना होता है। उसके बाद है जी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चल रही होती है। फॉर इंस्टेंस आर रिसर्चर में एग्जामिन इफ एंड हाउ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चेंजेस इन द सेम एम्प्लॉयज आफ्टर 1 ईयर। आप अगर लंबे अरसे के लिए कोई रिसर्च करते हो करें तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, अगर आप एक ही टाइम पे किसी खास ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप किसी किसी चीज का डेटा लेते हो या किसी पॉपुलेशन का डेटा लेते हो और उसको फिर कंपेयर करते हो, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है कि आप मिसाल ले लेते हैं, मिसाल से दोनों ही समझा देता हूं।
कि अगर आपने देखनी है, रिसर्च करनी है कि बच्चा जो है 50 साल की एज तक, 50 साल की एज तक उसकी जो मेंटल ग्रोथ है ना, या मेंटल एबिलिटीज हैं, एबिलिटीज की बात कर लेते हैं, बच्चे की बचपन से लेके 50 साल तक उसकी मेंटल एबिलिटीज कैसे कैसे डेवलप होती हैं या कैसे कैसे इफेक्ट होती हैं, ये आपने देखना है। अब इसको आप क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर क्या करेंगे, आप उस एक बच्चे को 50 साल तक ऑब्जर्व करते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होगा, आप एक बच्चा 5 साल का ले लें, एक 10 साल का, एक 15 साल का, एक 20 साल का, एक 30 साल का, एक 40 साल का और एक 50 साल का। उन सबको अलग अलग, यानी कि एक को आप एक बच्चे को 5 साल की एज में आपने देख लिया कि वो डेवलपमेंट कैसी हो रही है, 5 साल की एज में उसकी एबिलिटीज कितनी है। फिर आपने 10 साल के बच्चे को अलग से देख लिया, फिर आपने 15 साल के बच्चे को देख लिया, और ये सबको आप एक ही टाइम पे देख रहे हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगी यानी कि 50 साल वाली, वो तो 50 साल चलेगी। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होगी ना, ये आप 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 50 साल वाली एक साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि आप 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, इन सबको इकट्ठा करो और इन सबको ऑब्जर्व कर लो कि इन सब की जो डिफरेंट एजेस हैं, हर एज के अंदर हर बच्चे की एबिलिटीज क्या हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। यानी कि आप एक मखसूस टाइम पर उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर उसको कंपेयर कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, फील्ड रिसर्च। किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाकर रिसर्च करना, जैसे मैं बोलूं हॉस्पिटल के अंदर, क्लासरूम के अंदर। ठीक है। उसके बाद यार 50 साल का बच्चा नहीं होता, मुंह से निकल गया, चलो आप वैसे कह दो 50 साल का आदमी होता है पूरा। ठीक है। अच्छा, फील्ड रिसर्च क्या होता है, आप किसी खास इन्वायरमेंट के अंदर जाकर जब आप रिसर्च करते हैं उसको फील्ड रिसर्च बोलेंगे। वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जंगल में जाके किसी एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, हॉस्पिटल के अंदर जाके रिसर्च करना, इसके साथ साथ बाजार के अंदर जाके रिसर्च करना, क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर। ठीक है। पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होता है, एक खास तरह की कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो आप रिसर्च करते हो, दैट इज लेबोरेटरी रिसर्च या कंट्रोल रिसर्च। फिक्स रिसर्च, फिक्स रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आपने हर चीज को तय किया होता है पहले से ही। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर रिसर्च। आपने हर चीज को तय कर लिया होता है कि मैंने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिक्स रिसर्च। फ्लेक्सिबल रिसर्च, फ्लेक्सिबल रिसर्च का ये होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप उसमें फ्लेक्सिबल होते हो। आपको रिसर्च के दौरान ये नहीं होता कि आपने मखसूस क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, आपने उसके अलावा पूछ नहीं सकते। फ्लेक्सिबल रिसर्च के अंदर यही होता है कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजों को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, कोई चीज परफॉर्म करके देखना उसका इफेक्ट। ठीक है। या अगर कोई चीज परफॉर्म हो रही है तो आपने उसका इफेक्ट देखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि अगर टीचिंग मेथड का हमने असर देखना है कि टीचिंग मेथड कितना इन्फ्लुएंशियल है, तो आप 6 महीने एक टीचर का टीचिंग मेथड चेक करें, उसके बाद आप बच्चों को रिजल्ट देख लें या बच्चों से फीडबैक ले लें। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेथड कितना उस बच्चों पर असरअंदाज हो रहा है या कितना इफेक्टिव मेथड है वो टीचिंग मेथड। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। पॉलिसी रिसर्च, ये वो रिसर्च होती है जिसकी बेस पे, जिसके रिजल्ट की बेस पे आपने पॉलिसीज को डिफाइन करता होता है, पॉलिसीज को बनाना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना होता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन रिसर्च। क्लासिफिकेशन रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप रिसर्च करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर फिट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि ये एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको किस ग्रुप के अंदर रखना चाहिए। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं एनिमल्स के अंदर रखना है, बर्ड्स के अंदर रखना है, किस कैटेगरी में रखना है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन रिसर्च। एग्जांपल दे रहा हूं, क्लासिफिकेशन जहां पर भी आएगी, जिस फील्ड में भी आएगी, वो क्लासिफिकेशन रिसर्च ही होगी। कंपैरेटिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट्स और ग्रुप्स। आपने आइडेंटिफाई करने होती हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। जब आप मतलब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स को देखना होता है या ग्रुप्स को देखना होता है, तो आपने देखना है कितने सिमिलर हो रहा है या कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव रिसर्च, यानी कि कंपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद है कॉजल रिसर्च, यानी कि वो रिसर्च जिसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे होते हैं। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट को कि कौन सी चीज कॉज करती है और उसका क्या इफेक्ट निकलता है, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं बेसिकली, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद है जी इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, ये हम जा रहे होते हैं जी स्पेसिफिक टू जनरल।
किसी एक चीज से आप उसको जनरलाइज कर रहे होते हो, ठीक है, एक चीज आपने देखी, उसकी बेस पे आपने क्या किया, जनरल रिजल्ट निकाल लिए। उसके बाद होता है डिडक्टिव रिजल्ट, डिडक्टिव रिसर्च, कि आपके पास एक ब्रॉड नॉलेज है, उस नॉलेज की बेस पे आप एक मखसूस नतीजे पर पहुंच गए हो, दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रिसर्च। हाँ जी, अब आ जाते हैं एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया मुझे, मैं चाह रहा था कि आप लोग वो क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिसर्च, जो इतनी सारी टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, आपने एक सुना होगा रिसर्च की टाइप्स, आपने एक सुना होगा रिसर्च मेथड्स, आपने एक सुना होगा रिसर्च डिजाइन। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी टाइप है, कौन सा डिजाइन है, कौन सा मेथड है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला, ठीक है। तो उसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है कि ये वाला, हाँ, ये है जी टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब आपको पूछते हैं यार टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, तो आप कहते हो कि बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, आप ये दो बता देते हो। वो कहते हैं फिर अच्छा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है। आप फंस जाते हो, आप कहते हो यार ये भी तो टाइप ही है। फिर इसके बाद वो आप ये भी फर्ज करो बता दो, तो वो यहाँ पर पकड़ लेगा यार फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये रिसर्च क्या है, ये भी तो टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है कि वो समझ नहीं आती कि अब क्या आंसर करें। वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको आंसर देना आना चाहिए, बेसिकली मेरा यही मकसद है, ठीक है। रट्टा तो आप खुद भी लगा लोगे, आपको चीजों का आंसर करना आना चाहिए। अब उस चीज का आंसर कैसे करोगे, अगर आपको पूछ लेता है कि यार ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये किस बेस पे हैं, या अगर आप सिर्फ दो बता देते हो तो बाकी ये वाली कौन सी, ये टाइप्स नहीं है, ऑब्वियसली ये भी टाइप्स हैं। तो इसका हल हमें रंजीत कुमार ने दिया है, जिसकी मैंने बुक भी आपको आई थिंक शेयर कर दी है, या नहीं की, नहीं की तो मैं कर दूंगा। रंजीत कुमार ने टाइप्स ऑफ रिसर्च को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिसर्च की टाइप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है रंजीत कुमार ने। एक है एप्लीकेशन के हिसाब से, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा मोड ऑफ इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि अगर आप एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च की टाइप बताना चाहें तो आपने बतानी है दो, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। या तो वो आपकी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, यानी कि या बेसिक रिसर्च होगी या आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यार एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी रिसर्च की कौन सी टाइप है, तो अगर तो आपकी रिसर्च ऐसी है कि जिसका सोल्यूशन निकालने के बाद आपने अप्लाई करना है सोसाइटी के अंदर, तो फिर आपकी अप्लाइड रिसर्च है। अगर आप जस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं फील्ड के अंदर, या आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी बेसिक और प्योर रिसर्च होगी, ठीक है, जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अब आपको अगर पूछता है कि यार आपकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसर्च कौन सी है, आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आप उसको बताओगे कि यार मेरी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि जिसके अंदर हमने बयान करना होता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। या आप कह सकते हो कि यार मेरी रिसर्च कोरिलेशन है, कोरिलेशनल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसर्च का गोल क्या है, तो आप कह दोगे जी कोरिलेशनल, अगर आप कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। अगर आप चीजों को एक्सप्लेन करना है तो फिर आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलेंगे। अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो फिर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाते हैं, आपको पूछा जाएगा जी आपका मोड ऑफ इंक्वायरी क्या है, या इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कौन सी रिसर्च है। तो आप फिर देखोगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो या क्वालिटेटिव कर रहे हो, तो फिर आप उस हिसाब से आंसर करोगे, ठीक है। कि अगर आपसे पूछ ले कि आपकी इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से विच टाइप ऑफ रिसर्च यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि आप क्वालिटेटिव कर रहे हो या क्वांटिटेटिव, फिर इस हिसाब से आप आंसर कर दोगे। रिपीट कर दूं, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, आपको अगर पूछा जाता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, तो आपने सबसे पहले तो बताना है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं या अप्लाइड रिसर्च, यानी कि नॉलेज में इजाफे के लिए कर रहे हैं तो फिर बेसिक रिसर्च होगी। अगर आपने अपने रिजल्ट्स बेसिकली सोल्यूशन बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं कि आपको सोल्यूशन मिल जाए और उसको अप्लाई कर दो, फिर अप्लाइड रिसर्च होगी। अगर आप फिर उसके बाद अगली चीज आपने आपकी रिसर्च के बारे में बतानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, कोरिलेशनल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है। हमारी या तो डिस्क्रिप्टिव होती है या कोरिलेशनल होती है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, अगर आपको पूछा जाए कि डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, या आपका डेटा किस तरह का है, या किस तरह की रिसर्च है, तो आप फिर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव बताते हो, ठीक है। एक चीज ये कि डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया रंजीत कुमार ने। दूसरी चीज ये कि आपका एक ही टाइम पे ये तीनों चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक ही टाइम पे ये तीनों चीजें, तीनों टाइप्स की रिसर्च आप कर रहे होते हैं, ये पॉसिबल है। यानी कि आपकी रिसर्च बेसिक हो,
उसके बाद वो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव भी हो, उसके बाद वो रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो। ये चीज को समझ लो, बस आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि ये लाजमी नहीं कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो तो वो बेसिक या अप्लाइड नहीं होगी, या वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक ही टाइम पे तीनों टाइप्स भी हो सकती हैं। ये देखना, ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपकी जो एक रिसर्च आप कर रहे हैं ना, उनमें ये तीनों चीजें हो सकती हैं, या वो ये तीनों टाइप की रिसर्च हो सकती है आपकी एक ही टाइम पे। वो क्वालिटेटिव भी हो, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, वो डिस्क्रिप्टिव भी होगी, वो बेसिक भी होगी। समझ आई इस बात की कि नहीं, मुझे बताइएगा। सबीहा कह रही है कि क्लियर नहीं हुई। अगर आपसे कोई पूछता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सिर्फ अब आप ये कहें कि मैं बेसिक रिसर्च कर रही हूं, ठीक है। आप ये तीनों टाइप्स भी बता सकती हो, क्योंकि आपकी रिसर्च तीनों टाइप्स की हो सकती है, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, और ये एक ही रिसर्च में भी हो सकती हैं तीनों चीजें। आप अप्लाई करने के एप्लीकेशन के हिसाब से बोलेंगे वो आपकी बेसिक रिसर्च है, फिर वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप बोलेंगे आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव वो डिस्क्रिप्टिव है, फिर आप इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे क्वांटिटेटिव है। तो ये तीनों टाइप्स आप एक ही रिसर्च में बता सकती हैं कि मेरी रिसर्च इन तीनों टाइप्स की है। आप अकेला क्वांटिटेटिव भी बता सकते हो, ठीक है, आप तीनों भी बता सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपने बेसिक को माइंड में रख लिया तो आप दूसरी चीज नहीं बता सकते। देखना, मोस्टली हमारी जो रिसर्च होती है वो बेसिक होती है, और साथ में क्वांटिटेटिव भी होती है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होती है। यानी कि हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा ले रहे होते हैं और उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, फिर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होती है बेसिकली, और वो बेसिक रिसर्च होती है, यानी कि उसमें हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते, जस्ट इल्म में इजाफा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आई थिंक मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं, मुझे लग रहा है। अच्छा, सबीहा कह रही है तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये तीनों एक साथ इसलिए हो सकते हैं कि तीनों ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एक ही रिसर्च के, ये एक ही रिसर्च के डिफरेंट एंगल्स हैं। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं कि आपने आपकी रिसर्च एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करेंगी रिसर्च इसको रिजल्ट्स निकालने के बाद या नहीं, तो फिर आप बता दोगी। अगर तो आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर अप्लाइड रिसर्च होगी आपकी। अगर आप अप्लाई नहीं करते रिजल्ट्स को सोसाइटी के अंदर, तो फिर आपकी बेसिक रिसर्च होगी। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसर्च क्या है? तो आप कह सकते हो कोरिलेशनल, यानी कि मैं इस रिसर्च में कोरिलेशन फाइंड कर रही हूँ वेरिएबल्स के दरमियान, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा, अच्छा आपने ये जो इंक्वायरी की है, ये जो रिसर्च कर रही हैं, ये आप किस मेथड के अकॉर्डिंग कर रही हैं, या किस रिसर्च टाइप के अकॉर्डिंग कर रही हैं? तो आप बोलोगे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। अगर तो आप न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा कर रही हो, उसको एनालिसिस कर रही हो, तो वो क्वांटिटेटिव होगी। अगर आप इंटरव्यूज वगैरह ले रही हो जस्ट, तो फिर वो क्वालिटेटिव होगी।